ही आप आज के ज़माने में आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पर ही पूरा दारोमदार है डेटा का। क्यों राहुल? क्योंकि आप हर एक जिले में एक अपर सांख्यिकी अधिकारी रापरासा है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी पहले नाम बोला जाता था, अब अपर सांख्यिकी अधिकारी रापरासा नाम हो गया है। तो वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। किसी जमाने में, उस समय तो आप लोगों को वो याद नहीं होगा, किसी जमाने में एक एसएनएसएस के पास एक मंडल के अलावा दूसरे मंडल के भी जिले रहते थे। मैं 92 में जब सर्विस में आया, जब पोस्टिंग हुई, तो उनके पास कई जिले, 3-4 जिले, मतलब एक तरफ चलते थे कि उनका कई लंबा रहता था। पूरे प्रदेश में 18 एसएनएसएस थे, 18 या 21 थे शुरुआत में, बस पूरे स्टेट में। 2001-2 तक ही रहा ये सिस्टम। हाँ, 1-2 बता रहा हूँ, 2-1 तक था। 56वां 57वां राउंड जो है 2001-2 और 2-3 में हुए हैं, वहीं से हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन का वो सोचना शुरू किए। बल्कि उस समय वर्ल्ड बैंक वाले कंसल्टेंट लोग आए थे, तो कहते वो अपने, हम लोग बार बार अपना रिकमेंडेशन देते थे, डिसेंट्रलाइज करना ज़रूरत है। ये पूरा एनएसएस का जो डेटा एंट्री और ये सब चीज़ें जो है, तो लोग बल्कि इसके कुछ अपोजिट में थे। भाई क्यों? रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी। पहले ज़माने में सभी जनपद में कंप्यूटर नहीं था। जो पुराने जनपद थे वहीं पर कंप्यूटर था। सांख्यिकी पत्रिका 92 से बनना शुरू हुआ। 1-1, 2-2 कंप्यूटर वही प्लान हेड से आए थे। तो लेकिन हम लोग उस समय हेडक्वार्टर पे आए 94 में। सबसे बड़ा इशू, चैलेंज हमारे पास ये रहता था, फील्ड तो अपना काम कर देता था, फुल्ली कर देता था, मतलब सर्वे कर दिया, स्क्रूटनी कर दिया, शेड्यूल को हेडक्वार्टर भेज दिया। हेडक्वार्टर पर शेड्यूल को भी हम लोग स्क्रूटनी करा लेते थे। लेकिन आफ्टर दैट डेटा एंट्री, वैलिडेशन एंड टेबलेशन, वो 5-5, 6-6, 10 साल पीछे चलता था। 10 साल पीछे चलता था। मुझे याद है, मैं 37th राउंड का भी रिपोर्ट से जुड़ा रहा, 38th राउंड से जुड़ा रहा, और सर्वे में तो 48th राउंड में, मतलब 1992 ये था। डेट एंड इन्वेस्टमेंट लैंड होल्डिंग वाला था। तो मतलब 10-10 साल के आंकड़े पीछे रहते थे। तो उससे सबसे बड़ा हम लोग कष्ट ये होता था कि भाई हमारे सब इतने फील्ड में लगे हैं लोग, और हम लोग आउटपुट नहीं निकाल पा रहे। तो इस पर कोई भी चीज़ होता था, कहीं ऊपर मांगा जाता था, हमेशा अपना कमेंट भेजते थे, भाई नहीं साहब, ये होना चाहिए कुछ जो है, जिससे कि ये डेटा आए। तो उसी समय वो वर्ल्ड बैंक की स्कीम आई, जिसमें पॉवर्टी एंड सोशल मॉनिटरिंग का काम भी आया। तो उन्होंने कुछ हम लोग इनपुट दिया, ट्रेनिंग वगैरह कुछ दिया। तो डेटा एंट्री जो हमारा होता था पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉफ्टवेयर पर, वो इन हाउस बिल्डअप सॉफ्टवेयर CS Pro पर बनने लगा, उस पर होने लगा। तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप हुए। 56 राउंड से पहली बार जो है डेटा एंट्री फील्ड लेवल पर शुरू हुआ। वो मुझे लगता है 25-30 डेटा एंट्री सेंटर बनाए गए थे शुरुआत में, और धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं, सभी जिलों में डेटा एंट्री सेंटर हो जाने चाहिए, और एसएनएसएस भी हर जिलों में हो जाना चाहिए। तो वो धीरे धीरे हुआ। अब जो आप लोग 2001 के हैं, जो इधर के लोग आए हैं, ये हिस्ट्री हो सकता है पता ही नहीं रहे भाई क्यों कैसे आया। तो इसके बाद
फिर काम स्पीडअप हुआ। मुझे याद है 57th राउंड का डेटा एंट्री फील्ड में हुई। डेटा वैलिडेट हम लोग एज स्टैटिस्टिशियन हेडक्वार्टर पर पोस्टेड थे, तो वैलिडेशन कराया। इसके बाद टेबुलेशन में रिपोर्ट राइटिंग दोनों शुरू हुआ था। 57th का 56th राउंड का 56 में डॉक्टर चौहान ने शुरू किया था, 57th मेरे लिए आमूल्य हुआ। उस समय मैं कंप्यूटर का समझ लो क्या था, कुछ नहीं। ये माउस जो होता है ये पकड़ने में नहीं आता था, माउस जो रहता है। तो हमारे जो अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट अलिव, डॉक्टर इनके सिंह जो थे ट्रेनिंग देते थे, वो काफ़ी डांटते भी थे। कभी कभी हम लोग बड़ा गुस्सा लगता है, भाई हम लोग डांट देते हैं, लेकिन एज आपको सीखना है तो कोई भी शिक्षक या कोई है उसकी डांट भी सुनने काबिल बनाए, अगर आपको सीखना है तो है। तो हम लोगों ने उनकी डांट सुनी, फिर इस माउस को पकड़ना सीखा। माउस पकड़ करके फिर उसको काम करना शुरू किया। मतलब फर्स्ट टाइम 57th राउंड को रिकॉर्ड टाइम मतलब कि उसको काम कर डाला। इसके बाद कई राउंड तक हम लोग काम करते रहे इसे, और इसके बाद उस लाइन को बिलो अब कुछ इसके बाद में जैसे ये साहू जी हैं, ये भी टेबुलेशन वगैरह का काम, रिपोर्ट राइटिंग फील्ड ऑपरेशन में थे, तब पर भी इनको डायरेक्टर का वर्क नहीं सबको दे, ये लोग भी करना शुरू किए। मतलब काफ़ी अच्छा खासा हो गया। अब तो वो जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उसका विभाग में बहुत फायदा हुआ। नहीं 10-10 साल के आंकड़े ऐसे जो है केवल स्क्रूटनाइज करके स्टूडेंट पढ़े रहते थे। डेटा एंट्री 2-2, 3-3 साल में कंप्लीट होती थी, और उनका कंप्यूटर विंग का भी समस्या था, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, और उस समय कार्ड पंच वाला सिस्टम रहा करता था। तो उसमें कितना तेज होगा आप लोग समझ सकते हैं। जो कार्ड पंच नाम सुने होंगे, सुना सभी लोगों ने कार्ड पंचिंग? हाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर थे। यूनिवैक कंप्यूटर बहुत कम जगह पर था। यूनिवैक मेन फ्रेम कंप्यूटर पहले उसी का ज़माना था, यहाँ पर था अपने डिपार्टमेंट में। तो बड़ी समस्या है। तब इसके बाद वो पीसी का ज़माना आया, तो हम लोग पीसी पर करना शुरू किया। एक ही 2-4-6 लोग मिलकर पूरा टेबुलेशन कर डाले, जो उसमें 6-6 महीने, सालों साल नहीं होता था, 6 महीने 7 महीने में मैं समझता हूँ ख़त्म कर डाले। इतनी पावरफुल ये जो थी स्टाटा वगैरह का सॉफ्टवेयर जो था, इतना पावरफुल था कि उससे काम करने में बहुत आसान है। तो है लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ तभी से हम लोग कुछ लाइन पर आए, अदरवाइज केवल हिस्ट्री बनती थी। एक समय ये आया जिस समय हम लोग, बल्कि अभी रिकॉर्ड में होगा, जाकर देखेगा कोई, कि सेंट्रल से पहले हम लोग जो है अपनी रिपोर्ट छाप दी। इतना प्रॉम्प्टली काम हुआ, सेंट्रल से पहले अपनी रिपोर्ट छाप दिया। और एक चैप्टर बनता था उसमें कि सेंट्रल और स्टेट का कंपेरिजन, वो उसमें मोस्ट प्रोबेबली उस रिपोर्ट में नहीं होगी, देखेंगे उसमें नहीं लगी होगी। वो एक क्लास था कि आप अपनी रिपोर्ट यहीं पर पब्लिश कर सकते हो, निकाल सकते हो, बशर्ते एक कंपेरिजन सेंट्रल और स्टेट का डालिए। अगर उस पर ज़्यादा आप विसंगत नहीं है तो दैट विल बी ओके। इसी कंपेयर के लिए हम लोग जो इंडेक्स बनाते हैं सर, वो सेंटर का आ जाता है, तभी हम लोग उसको प्रस्तुत करते हैं कंपेयर। हाँ, मतलब कंपेरिजन रहता है। देखिए एक चीज़ आप लोग अभी चर्चा है, कभी लोग कहते हैं वो एनएसएस वाले भी करते हैं, वही कम हम भी करते हैं। क्या मतलब है? दोनों लोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? व्हाट इज इट? उसमें 2-3 कारण है। मेन कंपेरिजन है, वन थिंग इज कंपेरिजन, मतलब कि क्रॉस वैलिडेट, क्रॉस चेक करिए। भाई कोई भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, उसी से रिलेटेड और डेटा हो, उससे आपका जो भी एस्टिमेट आवे, अनुमान आवे, उससे कुछ मिलता जुलता रहे। कोई 20% मॉर्टेलिटी शो कर रहा है, कोई 60% शो करने लगे, तो मतलब इसका मतलब तो कहीं प्रॉब्लम है। ट्रेंड एक होना चाहिए। हाँ, और ये जो स्टैटिस्टिक्स के बंदे होंगे,
सेम पॉपुलेशन से अगर 2 सैंपल ड्रा किए जाए रिप्रेजेंटेटिव, तो दोनों के एस्टिमेट जो आएंगे ऑलमोस्ट सेम टाइप के लगभग बराबर के आसपास रहे, 2-4% इधर उधर का रहेगा बस, अदरवाइज दैट विल बी सेम। तो सेंट्रल भी सर्वे करता, हम भी करते हैं। तो ये कारण ये भी था कि मतलब क्रॉस चेक करने का। दूसरा सबसे बड़ा हिडन कारण ये था कि बहुत पुराने ज़माने से जब हम लोग सर्विस में आए तभी से नहीं भाई पूलिंग हो सेंट्रल और स्टेट सैंपल का, जिससे हम लोग लोअर लेवल एस्टिमेट निकाल सकें। मतलब कि स्टेट निकालता है, सेंट्रल निकालता है स्टेट लेवल का, हम भी निकाल देते हैं स्टेट लेवल का, उससे क्या मतलब हुआ भाई? कुछ नहीं मतलब। तो मतलब हम ऐसा हमारा भाई मॉनिटरिंग का और कहीं दिखाने का है डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, सेंट्रल का है अमूमन स्टेट वाइज उनका काम चलता है, उनका उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो हमारी रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो ये काम इनिशियली हो नहीं पाया बहुत दिनों तक। ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन आया 2006 में, उसने थोड़ा सा हम लोगों को प्रोत्साहित काफ़ी किया, उसमें हेल्प किया, ट्रेनिंग दिया। कई साल तक तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन कई बाहर भी ट्रेनिंग हुई, स्टेट से बाहर उनके वो लोग दिए, हम लोग भी जाकर कोलकाता वगैरह भी जाकर के ट्रेनिंग लिए। तो धीरे धीरे हम लोग पूलिंग की कार्रवाई, जो पूल सेंट्रल और स्टेट का पूल करने का ऑब्जेक्टिव जो बहुत पुराना था हमारा, बहुत जब एनएसएस कब शुरू हुआ था, लगभग 1950s में, 1950 और सन 55 से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनएसएस में। तो वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव चलता था ये, वो ऑब्जेक्टिव का फुलफिलमेंट होने लगा। फर्स्ट टाइम दैट ऑब्जेक्टिव वाज फुलफिल्ड इन which round? Most probably that was 61st or 66, most probably 66 round का था। और यही एक चीज़ इसी कड़ी में मैं ये भी बताना चाहूँ, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट का था, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 61st राउंड का डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट तैयार किया था। कैसे? और उसका बड़ा ऑब्जेक्टिव था, आपकी प्राइस का जो है बेस ईयर 70-71 का जो था, 70-71 का था। हाँ, 4-5 बदलने में बहुत बड़ा हम लोगों का जो है उसमें वो रहा गई कि चाहते थे प्राइस सेक्शन का अलग से सर्वे कोई हो, अलग से सर्वे करने के लिए न कोई रिसोर्सेज है, न आज के ज़माने में कोई फिजिबिलिटी थी। तो इनिशिएशन स्पेशल एफर्ट करके 61st राउंड का फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डबल सैंपल कराया। डबल सैंपल मतलब जो 10-1200 यूनिट सर्वे होती थी, वो 2400 के आसपास कराए थे। उससे हम लोग डिस्ट्रिक्ट वार प्राइस इंडेक्स निकालना शुरू, वेट डायग्राम बना, इससे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडेक्स हमारा तैयार होने लगा। स्टेट का तो बेस ईयर चेंज हुआ और डिस्ट्रिक्ट का भी हो गया, बन गया, फर्स्ट टाइम बनना शुरू हुआ। इसके पहले डिस्ट्रिक्ट का कोई हिसाब नहीं था, केवल स्टेट लेवल का बन जाता था और रीजन वाइज कुछ बना देते थे बस। ह्यूमन एक्सपेंडिचर का सही तो ले पाए तभी बन पाए। हाँ भाई, तो ये दो तीन ऑब्जेक्टिव लेकर इसको किया गया था। एक तो आपका ये बेस ईयर चेंज करने का, दूसरा हम लोग थोड़ा पॉवर्टी में इंटरेस्टेड ज़्यादा थे, पॉवर्टी उसमें, तो उसकी पॉवर्टी निकालने, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉवर्टी स्टडी करने के लिए वो इशू था। लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट किससे हो सकता है? जो 1.0 कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का जो सर्वे होता है, लिविंग स्टैंडर्ड का काफ़ी काम करता है। तो वो सब मिला करके 61st राउंड से पहली बार जो है होना शुरू हुआ, अपने रिसोर्सेज सब लोग कराना शुरू हुए। तो उस कड़ी में 61st राउंड, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली
63rd राउंड का भी हम लोग डबल किए थे। इंटरप्राइज सर्वे था तब पर भी मोस्ट प्रोबेबली वो डबल हुआ, 63rd या 67 किसी राउंड का हम लोग डबल किए थे। उसके बाद 66 राउंड का भी डबल सैंपल किया था 2009-10 का 9-10। और इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी से हम लोग ज़्यादा उस पर बायस थे। तो 2016 में PSMS के तहत भी पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो ये मतलब प्रोसेस काफ़ी अच्छा चला, लेकिन इधर मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा हम लोग फिर पिछलग्गू सेंट्रल के हो गए हैं। कुछ मामले में बहुत फायदेमंद है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक तो पोलिंग वाला काम आसानी से हो जाता है, सेम सॉफ्टवेयर पर रहता है। असल में काफ़ी टेक्निकल होता है ना पोलिंग वगैरह का। अगर सेम लेआउट, डेटा लेआउट जो कंप्यूटर के थोड़ा सा जानकार होंगे, लेआउट मतलब किस स्थान पर कौन सा डेटा, आप जो NSS काम किए होंगे उसमें सब टेक्स्ट में डेटा निकलता आता है ना, भेजते हैं लोग सब वर्ड पैड में रहता है, टेक्स्ट में रहता है सब जो है। तो वो टेक्स्ट में किस जगह पर कौन सा डेटा है, किस जगह पर उस हाउस होल्ड का हाउस होल्ड साइज है, किसी जगह पर ऑक्यूपेशन कोड लिखा है, किस जगह पर और डिटेल लिखा है, वो एक लेआउट होता है। डेटा का मतलब रखने का लेआउट होता है। वो लेआउट अगर डिफरेंट रहेगा, हम अगर दूसरा बनाए रहेंगे, दो लेआउट रहेगा, तो कंपैरिजन करना, उसको मिलाना मुश्किल हो जाए। हो तो जाएगा नो डाउट, उसमें जीरो फिलिंग कई राउंड हम लोग 61 और 66 राउंड वगैरह में वैसे किए थे, अपना ही डेटा अपना ही लेआउट था, लेकिन दिक्कत होती है। इसलिए फिर हम लोग रिटर्न टू सेंट्रल के उस पर आ गए, इजी वे में। आज की डेट में हम लोग उसी पर फुल्ली डिपेंडेंट हैं। क्यों? उसका एक नुकसान है, फायदा तो है भाई, पोलिंग वगैरह का इजली वाला उनका सॉफ्टवेयर रहता है, उस पर काम कर लेते हैं। जो हमारी अपनी एक्सपर्टाइज में डेवलप हो रही थी, इंडिपेंडेंटली डेटा को हम लोग चीर फाड़ कर देंगे, वो धीरे धीरे क्यों अब होता है उस तरीके काम, अब नहीं होता। हम डेटा को चीर फाड़ करने का काम नहीं करते। अपना अगर अलग से कोई टेबल निकालना हुआ, बड़ा टेढ़ा काम सेंट्रल वाले, उनके सॉफ्टवेयर को सेट है वही निकलेगा, इसके अलावा नहीं निकलेगा। क्यों? आप तो बहुत सारे दिन बहुत समय तक उसे वही रहता। इसीलिए हम लोगों ने अपना स्किल डेवलप किया और अपने लोग लगे सब पूरा होने लगा। तो इशू है अपना, काफ़ी हम लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर हम लोग पीछे थोड़ा सा हो रहे हैं। प्रोबेबली आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। ये तो NSS का मतलब कि ब्रीफ में हिस्ट्री है। हम लोग स्वर्णिम काल में भी पहुँचे थे। स्वर्णिम काल कह सकते हैं जिस समय सेंट्रल से आगे चले जिस समय, तो इसका मतलब वी आर डूइंग समथिंग ना। और कंट्री में हर जगह मतलब DS UP का एक अपना दबदबा रहने लगा। पहले हम लोग पिछलग्गू बने रहते थे, तो फिर फॉरवर्ड में आ गए, तो अच्छा खासा चल रहा था। अभी भी चल रहा, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा उस तरीके पैटर्न पर नहीं है अभी से मेरी सोच है। बहरहाल ये हम आप लोग NSS से जो लोग रहे हैं वो उसका थोड़ा सा नहीं रहे हैं, तो उनका हिस्ट्री हम बताने की कोशिश किए। NSS जैसे काम जो लोगों ने फील्ड में कर लिया सर्वे और सुपरवाइज इसी तरीके से कर लिया, तो हर एक सर्वे का काम जो है समझ जाए कर लेगा, ये पक्का है। NSS वेरी वेरी टेक्निकल, बहुत ही टेक्निकल टाइप का चीज़ है NSS का काम। उसमें जो प्रोसेस अभी तक हम जो और सब दुनिया भर लार्ज स्केल सैंपल सर्वे देखते हैं, उन सभी से मोस्ट टेक्निकल और सबसे अच्छा, मतलब इसमें स्टैंडर्डाइज हर चीज़ें हैं और सब में इतना नहीं। कोई सर्वे ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे NSS है, NSS का थोड़ा सा और हम देखें। NSS क्यों होता है, किसके लिए होता है? एक्चुअली ये भारत सरकार पूरी तरीके से कराता है। कैसे कराता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनको आंकड़ों की नीड्स, डेटा नीड्स जो उनकी रहती है,
उनकी डेटाबेस, और दूसरी से जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उनको नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए आंकड़े की नीड होती है। उन सब चीज़ों के लिए ये एनएसएस काम करता है कंट्री स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पर, कंट्री लेवल पर। मेन ऑब्जेक्टिव तो उनका रहता है अपना स्टेट का जो सेंट्रल के डिपार्टमेंट है उनके लिए आंकड़ों की जो डिमांड है उसको पूरा करें। तो इसमें जो आता है कोई ऑर्गेनाइज सर्वे करने के लिए, फॉर्मुलेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सैंपल सर्वे में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सैंपल सर्वे, फॉर्मुलेशन ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे। पहले तो आपको डेटा रिक्वायरमेंट अपना बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा स्टेक होल्डर जिसके लिए आप काम करने वाले हैं। आप मान लीजिए एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के विषय में स्टडी करिए, बात करिए भाई क्या आपको चाहिए, क्या आपकी ज़रूरत है। हेल्थ का है, हेल्थ वालों से आपसे डिस्कशन करना पड़ेगा। मतलब कुछ मामले में आप हेल्थ कुछ जो डॉक्टर का है गुड़ की थोड़े सिम्टम बीमारियों के हैं वो सब आप जानने पड़ेंगे, तभी शेड्यूल डिजाइन कर पाओगे आप। तो पहले डेटा रिक्वायरमेंट पता करिए, फिर उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए सर्वे का। देन वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सर्वे करना, सैंपल सर्वे करना है तो आपको एक टारगेट पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन, यूनिवर्स जो आया एक वर्ड यूनिवर्स, समग्र, जिससे हम कोई सैंपल ड्रा करने वाले स्टडी का वो जो हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन भी हो सकती है, कैटल पॉपुलेशन भी हो सकती है, एंटरप्राइज भी हो सकती है, या पार्टिकुलर डेमोग्राफिक हो सकती है। जैसे एज वाइज, एज 15 से 59 एक्टिव पॉपुलेशन जिसे करते, लेबर फोर्स को करते, वर्किंग पॉपुलेशन करते, वो भी अपना वो हो सकता है। ऐसे हर चीज का मतलब केवल ह्यूमन से मत अर्थ लगाइए, केवल आदमी से अर्थ मत लगाइए। कुछ पॉपुलेशन में विभिन्न तरह की एक्टिविटी होती है। हाँ, जो भी ये आपका सर्वे का आपका वो है मेन पॉइंट है, उसके यूनिवर्स जो समग्र है, जो पूरी सूची है, वो दैट इज पॉपुलेशन लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट, जहां से आप सैंपल ड्रा करेंगे। सैंपल क्या होता है, सैंपल क्या होता है आप देखो तो यूनिवर्स जो हुआ, यूनिवर्स किसी भी चीज का जो अंडर स्टडी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है पॉपुलेशन, जिस किसी भी चीज का यूनिवर्स है, वो जो है वो हुआ पॉपुलेशन अपना। डिफाइनिंग टारगेट फॉर अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो भी पॉपुलेशन अपना है उसको आप डिफाइन करिए। अब इसके बाद आता है कि पॉपुलेशन का टारगेट डिसाइड हो गया। अब देखिए डेटा रिक्वायरमेंट कैसे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इन स्टैटिस्टिकल टर्म। आप पहले बनाओगे, ऑब्जेक्टिव बनाओगे और उसको टेक्निकली लिखो, क्योंकि जब कहीं लिखने पढ़ने की बात आती है वो ऐसे लेमैन वाला चीज़ नहीं चलता। वहाँ पर आपको पूरा माना जाएगा भाई वो जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट है उसका कंप्लायंस करके आपने सैंपल वगैरह ड्रा किया, अदरवाइज वो बेकार चीज़ है। अब ये भी डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस फॉर्म में आपको डेटा को टैबलेट करना है, टेबल क्या चाहिए आपको, ये भी अपना पता करना। एक्यूरेसी क्या चाहिए रिजल्ट का, फाइनल रिजल्ट एंड कास्ट ऑफ द सर्वे ये भी देखना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करेंगे ये सब पॉइंट भी आपको देखना पड़ेगा। भाई
एक हिसाब से अगर एक्यूरेसी पर जाना चाहेंगे, एक्यूरेसी भी जाने के लिए जैसे सैंपल साइज बढ़ाते हैं कुछ लेवल तक बढ़ने पर आपका एक्यूरेसी रिजल्ट अच्छा आएगा। आफ्टर सम टाइम, एक लिमिट के बाद वो आप सैंपल साइज बढ़ाओगे तो भी आपका एक्यूरेसी या उसके मार्जिन ऑफ एरर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि मार्जिन ऑफ एरर जो एक होती सैंपलिंग, एक नॉन सैंपलिंग एरर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग कर रहे थे क्लियर स्टेटमेंट अब रिगार्ड इंफॉर्मेशन। कास्ट ऑफ सर्वे, कास्ट बहुत मायने रखता है, पैसा बहुत लगता है सर्वे में। ये सब पॉइंट जब भी कोई फॉर्मुलेट करेंगे, प्लानिंग करेंगे सर्वे के लिए, सब कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। अब टारगेट पॉपुलेशन जो है उसको क्या करेंगे, वो है द इंफॉर्मेशन डेटा यू नीड, जो डेटा आप रिक्वायरमेंट आपकी है, कहाँ पर डेटा है, किसके पास है, आदमी है कि इंटरप्राइज है कि कोई एनिमल है, क्या है, ये फॉरेस्ट का सर्टेन पार्ट है, क्या है, वो आपको पता करना पड़ेगा। उसी हिसाब से फिर काम आगे बढ़ेगा। हाउ टू डिफाइन योर टारगेट पॉपुलेशन, अभी कुछ लोगों ने क्या डेमोग्राफी के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से भी आप डिफाइन कर सकते हो। यूज अवेयरनेस, ये सब पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखें। नेसेसरी यूज, टाइम यूज सर्वे कराया था, टाइम यूज, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, टाइम स्पेंडिंग, हाँ कितने टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि बच्चों के देखभाल पर। वो अब जो ये घर में लेडीज काम करती, डोमेस्टिक वर्क करती हैं, उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नगण्य माना जाता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को भी अब मॉनेटरी वैल्यू देने की बात हो रही है भाई, वो भी देखते हैं, तो वो भी काम हुआ। बच्चों को देखिए इतने घंटे अगर कहीं बाहर से हायर करते तो क्या देना पड़ता है, और कोई काम ऐसे घर का कर रहे हैं देखभाल का, तो उसके लिए क्या करना पड़ता, पानी लाने के लिए, पानी यूज, टाइम यूज, पानी लाने में कितना टाइम लगता है, लकड़ी बीनने में, ये सब चीज़ें काउंट की करने के बाद यूज किस तरीके से आप अपना टाइम को यूज कर रहे हैं। तो डेमोग्राफी मतलब कि जैसे एज ग्रुप वाइज, मेल फीमेल, सोशल ग्रुप वाइज भी आपको डिफाइन कर सकते टारगेट पॉपुलेशन, अवेयरनेस के हिसाब से। हाँ, फिर इसके बाद ये सब आप करोगे टारगेट पॉपुलेशन, तो आपको सर्वे करना है। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी फिर अगर आप कोई प्रोबेबिलिटी सैंपल ड्रा कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपल कौन कहलाएगा, जिसमें रैंडम सिलेक्शन। रैंडम मतलब क्या होता है बताओ? रैंडम का मतलब होता है जिसमें यूनिट्स ऐसे सिलेक्ट होती है विदाउट एनी बायसनेस, 1 अपॉन n करके हम सिलेक्ट करते हैं कि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इक्वल होता है फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। या अगर जहाँ पर कुछ अगर किसी का प्रभाव पड़े, वो चीज़ रैंडम नहीं मानी है। मतलब लेमैन की भाषा में, मतलब कि हमको अभी भी अपने सर लोग जो पढ़ाए थे याद है, ऐसे बताया था, यादृच्छ उसका हिंदी का तो यदि भगवान की इच्छा जैसी होगी वही आएगा भाई, अपना कोई जोर नहीं, दैट इज रैंडम। अगर रैंडम प्रोसेस से अगर कोई सैंपल सेलेक्ट होगा, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी उसकी इक्वल हो सकती है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपल लेने के लिए आपको सबसे पहले फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। सैंपल फ्रेम कहाँ से आप ड्रा करोगे, लिस्ट ऑफ यूनिट, लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन मेंबर्स, कौन कौन लोग हैं उसमें, ये बहुत बड़ा इशू होता है। जितने अच्छा आपका सैंपलिंग फ्रेम होगा उतने अच्छा सैंपल ड्रा होगा।
अगर डुप्लीकेट टाइप के है उसी में दो दो एक चीज दो बार आ गया तो गड़बड़ होगा। और एक होता सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग फ्रेम एरर। मतलब कि क्या बात होती है कि जो उस लिस्ट के मेंबर होने चाहिए कुछ छोड़ दिया, कंप्लीट लिस्ट नहीं बनाया, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बनाया, वो सैम्पलिंग फ्रेम एरर। कुछ बाहर हैं, कुछ सम्मिलित नहीं है, ये सब चीजें जो होती हैं। इसके बाद होता है एक सैम्पलिंग यूनिट वर्ड आता है। एलिमेंट्री यूनिट आर ग्रुप ऑफ सच यूनिट्स which besides being clearly defined, identifiable and observable, मतलब कि क्लियरली डिफाइंड रहेगा, आइडेंटिफिएबल पहचानने योग्य रहे, ऑब्जर्व जिसका जो है ऑब्जर्व कर सके, वैल्यू कुछ भी कन्वीनियंट फॉर पर्पज ऑफ सैम्पलिंग आर कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट। और अपने जो काम सर्वे पे करने जा रहे हैं उसके लिए मतलब जो रहे मतलब समझ में आ जाए, नहीं तो ऐसा टिपिकल टाइप का बना दिया समझ में नहीं आ रहा। भाई इन्वेस्टिगेटर जो हम तो 300 साल काम किए हमको सब वो विषय में पढ़े हैं और सभी लोगों को विषय थोड़े पढ़ा है ना। इन्वेस्टिगेटर इतने या सभी अपने डिपार्टमेंट में एक ही डिसिप्लिन के आए हैं, डिफरेंट टाइप के आए हैं ना। कोई इकोनॉमिक्स का, कोई मैथ बैकग्राउंड का, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई कॉमर्स का है। तो उसी हिसाब से ये मतलब कि सबके समझ में कन्वीनियंट रह रहे, समझ ले भाई क्या है। इसी फैमिली बजट का है, यूजुअली ये फैमिली कंसीडर सैम्पलिंग यूनिट। ये फैमिली आइडेंटिफिएबल होता है, गाँव में कहीं जाए लिस्ट करेंगे, आप फैमिली को लिस्ट पूरा कर सकते हैं, पता हो सकता है। उसका प्रोसेस और भी है, हम आगे चर्चा आप लोगों के साथ में करेंगे। इसके बाद आता है पॉइंट सैम्पलिंग डिजाइन। आपको कोई सर्वे प्लान करेंगे उसका डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन क्या रहेगी, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसमें कास्ट का भी देखेंगे, परमिसिबल एरर, कितना एरर आप मान चलते इतने तक हमारा जो है काम चल जाएगा। इसका मतलब मार्जिन ऑफ एरर भाई कुछ लोग कहते हैं, आप लोग भी कभी कभार कह देते हैं अरे यार ये तो पूरा कंप्लीट इनोग्रेशन नहीं है, सभी का थोड़ा ही गया है, जो निकला है तब ऐसे ही होगा। सैंपल का मतलब ये है तो ऐसा बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग में अगर प्रॉपर सैम्पलिंग आपने किया है, आप अपने एस्टिमेट का, अनुमान का गारंटी भी दे सकते हो कि हमारा अनुमान जो आएगा ये इतने कितने के बीच में रहेगा, इसके अलावा दूसरा कुछ होने की संभावना 2-4% ही है। अगर प्रॉपर उसकी जो स्कीम्स है, टेक्निकलिटी है, उसको यूज करते हुए आपने सर्वे का डिजाइन किया है। क्यों मैं बताओ? तो इसीलिए +-10 या +-5। हाँ, +-10, +-5, +-1 जैसी नीड रहेगा, नीड के हिसाब से मार्जिन ऑफ एरर डिसाइड किया जाता है। नीड के हिसाब से मार्जिन ऑफ एरर डिसाइड किया जाता है। मतलब नीड के हिसाब से कितनी एक्यूरेसी तक हमको चाहिए भाई, कितना हमें ये अगर गवर्नमेंट या कोई जिसके लिए आप काम करने वाले हैं अगर कहते नहीं साहब ये तो डेटा हमको इसमें जरा से भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब कि ये इतने तक रहना चाहिए, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहना चाहिए, जिसे है मान लीजिए सैम्पलिंग कर रहे हैं आपको किसी और हेल्थ से इश्यूज का कोई चीज़ है, वहाँ पर तो बहुत सारा चीज़ होगा। कोई मॉडल बनाए हुए हैं, कोई मॉडल ऐसा बनाए मॉडल कि आप चाहते हैं भाई ये रिप्लिकेट हर जगह हो और वही रिजल्ट दे। कोई मशीन बनाया है, उसका जो है वो जिसे आज लेज़र वाला चलता है, अंदर तक की पत्थरी उथरी क्या 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 निकाल लेता है
तो उन सब में कुछ लेवल तक जो है स्टैटिस्टिक्स का यूज करके बहुत सारे मल्टीपल लोगों पर यूज करके ये निकाल लिए हैं भाई नहीं हमारा जो प्रोसेस है ये इतने % तक है एक्यूरेट देगा। हाँ कभी कभी कहते भाई डॉक्टर कहते हैं कि नहीं साहब 1,000 में 1 लोगों की दिक्कत हो सकती है, इसलिए कभी कभी आप लोगों से जो पेशेंट जाते हैं साइन वाइन करा लेते हैं, मतलब जो रिस्क है थोड़ा उसको अपने ऊपर न लेते हुए कोई नहीं इतना हो सकता है वो कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब स्टैटिस्टिकली अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप गारंटी भी दे सकते हैं कि हमारा जो एस्टिमेट आ रहा है, जो अनुमान आ रहा है वो इतने के बीच में रहेगा, और बल्कि जो सेंसस से बेटर रहेगा। क्यों? सेंसस में नॉन सैंपलिंग एरर बढ़ जाती है। जितने लोगों से संपर्क आप करेंगे, जितने इन्वेस्टिगेटर ज़्यादा लगेंगे, अगर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, अब ह्यूमन बायस भी रहेगा, ये सब दुनिया भर चीज़ें बढ़ाएगा, नॉन सैंपलिंग एरर बढ़ाएगा भाई, मार्जिन आप हो जाएगा। तो ऐसे सैंपल का नहीं रहता है भाई। कोई अगर कहता है कि भाई नहीं अरे साहब ऐसे आप लोग बनाए ऐसा कुछ नहीं, अगर हम प्रॉपर ये है तो हम कहेंगे भाई ये यही सही, इसके अलावा कुछ नहीं है, आप बता सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर को फिक्स कास्ट पर भी निकालने की कोशिश होता है, पहले से फिक्स किया जाता है। पहले से कैसे फिक्स कर सकते हैं? उसी टाइप का कोई सर्वे पहले से प्रायर सर्वे हुआ रहता है, उसमें कितनी एरर्स है, किस टाइप का है, कितना सैंपल साइज था, तो किस टाइप का कितना एरर, वो जो इवेंट है उसका अकरेंस परसेंटेज क्या है, उसी हिसाब से सब सैंपल साइज बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो भी दिक्कत होगा, कास्ट अफेक्ट करेगा, मैनेजेबल नहीं रहेगा, तो ये सब होता है। तो क्या करते हैं, मार्जिन ऑफ एरर को एस्टिमेट करने के लिए गिवन फिक्स कॉस्ट, हमारे पास इतना बजट है, इतना टाइम है, इसके हिसाब से इतना एरर जो है बियर करेंगे, परमिसिबल है, इसके आगे का नहीं। और लार्ज स्केल सर्वे में यूनि स्टेज और मल्टी स्टेज डिजाइन इज अडॉप्टेड फॉर लार्ज स्केल सैंपल सर्वे। यूनि स्टेज, मल्टी स्टेज, ये और efficient planning various auxiliary information which normally available applies at various stages। अब ये कह रहे हैं, देखिए किताबी तरीके से लिखा है, मल्टी स्टेजेस नाम भी यहाँ पर आया है। मल्टी स्टेजेस जो एनएसएस का सर्वे है, मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज होता है। एनएसएस का कॉन्सेप्ट जो लोग न पढ़े हों, तो अपने ज़िले में जो भी एनएसएस के लोग हों उनसे देख करके उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल वॉल्यूम 1 एक बार आप लोग देख लेंगे तो एक आइडिया आपको पता चल जाएगा क्या है। मतलब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज में देखिए ये मतलब होता है कि एक स्टेज एक ही बार में पूरा सैम्पलिंग नहीं होगा। पहले तो जो एनएसएस में कैसे सैंपल डिसाइड किया जाता है, इस पर थोड़ा सा मैं बता दूं। कंट्री लेवल पर क्या करते हैं, कंट्री लेवल पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं भाई प्रायर सर्वे या उस तरीके से कितने से हमारा स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, कितने से। फिर उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, यूनिट्स जो है फर्स्ट स्टेज यूनिट्स, जिसे कई टाइप के फ्रेम रहती है, पॉपुलेशन रहती है। एक एनएसएस में चलता है इंटरप्राइज वाला बेस वाला चलता है, आर्थिक गणना बेस भी रहता है। दूसरा पॉपुलेशन का रहता है, जो कि सोशल सेक्टर के हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, डिसेबिलिटी हुआ, या आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब जो है पॉपुलेशन बेस्ड डिजाइने हैं। तो एक पॉपुलेशन बेस्ड वाला होता है, एक इंटरप्राइज बेस्ड वाला होता है। अच्छा, अगर पॉपुलेशन बेस्ड है सर्वे है, पॉपुलेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव वाला है, तो
हम देखेंगे कि उस जिले में उस टाइम की पॉपुलेशन कितनी है। जिस जिले में ज़्यादा है उस जिले का ये फर्स्ट स्टेज यूनिट, प्रथम चरण इकाई, मतलब कि ये सेलेक्ट करके देते हैं। प्रथम चरण इकाई मतलब कि रूरल में गांव होते हैं, अर्बन में यूपस ब्लॉक होते हैं। आजकल यूपस के ग्रामीण में एक सब यूनिट का एसयू का कॉन्सेप्ट चला हुआ है। फर्स्ट स्टेज यूनिट मुझे लगता है उसको हम मानते हैं कुछ मामले में, उसको भी सेलेक्ट करके दे देते हैं ना। कुछ है उसमें किसको सिलेक्ट करना है, उसमें कौन सा पार्ट सब यूनिट लेनी है, हाँ। सिलेक्ट वो कर देते हैं। लेकिन ये पेशवी एक अमूमन वो गांव ही रहता है, तो सेलेक्ट करके दे देते हैं। ये पेशवी एक गांव रहता है जहाँ की जो सेलेक्ट करते हैं उसको कितने गांव के जिले से लिए जाएंगे। जिस जिले में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ ज़्यादा गांव सर्वे के लिए जाए, जिस जिले में कम होगा कम किया जाएगा। इंटरप्राइज टाइप का है तो क्या करेंगे, जहाँ पर इंटरप्राइजेस ज़्यादा रहेंगे, घर आर्थिक क्रियाकलाप ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ ज़्यादा यूनिट होगी। जब इंटरप्राइज वाला सर्वे आता है तो देखते होंगे कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन सब जिलों में बहुत बम्पर यूनिट आ गए हैं। और पॉपुलेशन वाला रहता है तो जो आपके मेट्रो सिटीज़ के साथ साथ में ये पूर्वांचल वाले में ज़्यादा यूनिट्स आते हैं। इसमें भी यूनिट एक मिनिमम भी रखने का रहता है, मिनिमम रखने का रहता है, जिससे कि कम से कम 4 रखें। हाँ, ये साहू जी ने बताया कम से कम 4 रखते हैं। तो सैंपल करने का मतलब ये होता है कि ये मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एस्टिमेट जो अपना बन रहा है, 2 सब सैंपल में ड्रा होंगे, सेम पॉपुलेशन से 2 सैंपल इंडिपेंडेंटली ड्रा होंगे, तो ये माना जाएगा कि वो दोनों का एस्टिमेट जो सिमिलर होगा, सेम रहेगा लगभग। अगर उसमें डाइवर्जन ज़्यादा है तो क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क होगा? या आपके इन्वेस्टिगेटर का प्रॉब्लम है या और कोई कुछ प्रॉब्लम है। तो एस्टिमेट को क्रॉस चेक करने के लिए अगर सेम पॉपुलेशन 2 सैंपल ड्रा किए जाएं, 2 सैंपल, तो उनसे जो एस्टिमेट आएगा लगभग बराबर होना चाहिए। 4 से 10% इधर उधर ऊपर नीचे है तो नो प्रॉब्लम। अगर 20% 30% वेरिएशन हो गया, इसका मतलब देयर इज सम इशू। तो ये क्रॉस चेक करने का भी है, क्योंकि लार्ज सर्वे धन भाई इसे चेक हो जाए और ओवरऑल एस्टिमेट का भी आप एक मार्जिन ऑफ एरर आप दे सको। देखते होंगे जो एस्टिमेशन प्रोसीजर आता है उसमें लिखा T1 T2 2 मतलब डिफरेंस, 2 सब सैंपल की एस्टिमेट को डिफरेंस निकाल करके वो देते हैं कुछ जो एस्टिमेट करने का। तो उसके पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक बना हुआ। और कहते हैं सब राउंड में 4 सब राउंड होते हैं। क्यों सब राउंड बनाने क्या मतलब है? सीजनल इफेक्ट, सीजनल इफेक्ट अगर कोई हो रहा है, जैसे कंजम्पशन का फैक्टर है, कंजम्पशन वाले चीज़ें हैं या और कोई चीज़ें सीजन से रिलेटेड है, तो चारों सीजन का सर्वे होगा सभी कवर हो जाए तो कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे चीज़ें टर्म्स रहते हैं जिनको हमको ध्यान देना पड़ता है और ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना पड़ता है। ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन मतलब क्या? अब देखिए इसमें एक चीज ये करेंगे कि मेन वेरिएबल जो है अंडर स्टडी उसका सीधे आंकड़ा नहीं मिलता। मेन वेरिएबल अंडर स्टडी जो है जिसे इनकम,
इनकम एस्टिमेट अगर आदमी का लगाने चलिए पूछना चाहें, कोई सही जवाब नहीं देता, नहीं बताता। उसके लिए ऑक्सिलरी वेरिएबल ऑक्सिलरी क्या प्रॉक्सी यूज किया जाता है, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। भाई अपना खर्चा वर्चा आदमी बहुत जब बताता है, अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता है। तो इनकम एस्टिमेट का जहाँ बात आता है, लिविंग स्टैंडर्ड भाई बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली बढ़ रहा है, तो हम लोग या नेशनल या इंटरनेशनल जहाँ भी है, इस चीज़ को हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का आंकड़ा लेते हैं। उसके आधार पर आपका स्टैंडर्ड वो करते हैं, आपका स्तर बढ़ रहा कि नहीं, घट रहा है। तो और ऑक्सिलरी वेरिएबल के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप क्या नाम है कि एफएसयू फर्स्ट स्टेज यूनिट्स मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम, अर्बन एरिया के यूफएस ब्लॉक हो सकते हैं। तो उनको सेलेक्ट करने के लिए मान लीजिए इंटरप्राइज टाइप का सर्वे है, इंटरप्राइज टाइप का सर्वे है, आपके पता नहीं है भाई किस एरिया में ज़्यादा इंटरप्राइजेज हैं, ट्रेडिंग की है, ठीक है, या सर्विसेज की है, या मैन्युफैक्चरिंग की है, इसके विषय में कुछ आइडिया नहीं है, लार्जर स्केल किस गांव में है। तो उसमें एक सेंसस में इंफॉर्मेशन रहती है नॉन एग्रीकल्चर वर्कर का, नॉन एग्रीकल्चर वर्कर का इंफॉर्मेशन रहता है, दैट इट यूज्ड जनरली यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग यूनिट्स या फ्रेशर्स इन पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। मतलब जिस जिले में नॉन एग्रीकल्चर वर्कर ज़्यादा है, तो वहाँ के लिए यूनिट ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि अगर इंटरप्राइज सर्वे है, ठीक है, अगर उस टाइप का नॉन दूसरा चीज़ है तो दूसरा करेंगे। ये इस तरीके का चीज़ उसको मतलब निकालने के लिए ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और फिर इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन सैंपल साइज और सम ऑफ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन चॉइस ऑफ प्रॉपर सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन में सैंपल साइज इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे बताया इन्होंने फर्स्ट स्टेज यूनिट्स में कम से कम 4 हम लेंगे ही लेंगे, 4 लेंगे। एक तो सब राउंड का एस्पेक्ट क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, एक सब सैंपल का ले लेंगे, वही हम एस्टिमेट निकाल सकते हैं। अगर 2 का केवल हम करेंगे तो कुछ नहीं मतलब हुआ। ये चीज़ें जरूरी होती हैं। इसके बाद कोई अच्छी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करिए, अच्छी तरीके से करिए, क्वेश्चंस डिसाइड करिए। तो क्वेश्चन वगैरह में जो रहे चीज़ें सिंपल लैंग्वेज रहना चाहिए, ऐसा लैंग्वेज रहे जो कि जहाँ का सर्वे करने वाले आप हैं उनके समझ में भी आवे, और जो हमारा इन्वेस्टिगेटर जिस लेवल का है उसके भी समझ में आवे। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज ऐसा क्लिष्ट बना दो किसी के समझ में आवे। उसके लिए बार बार आपको डिक्शनरी देखना पड़े, डिक्शनरी लेकर बैठे रहेंगे फील्ड में, नहीं ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज रहती है। इसी पर्पज से NSSO ने जो है कुछ हिंदी शेड्यूल भी देना शुरू किया था कि जिसमें कि हिंदी क्षेत्र वाले, हाँ अभी भी देता है हिंदी। भाई जिस जो बोल चाल जिसे हम ही जितना फ्लुएंटली हिंदी में बात करते हैं उतना इंग्लिश में नहीं बात करता है, जबकि इंग्लिश में PSC ऑनवर्ड इंग्लिश में सब पढ़ाई किया हूँ, लेकिन उतना फ्लुएंटली नहीं, क्योंकि मदर लैंग्वेज मेरी वो है, उसी में देश की पढ़ाई लिखाई हुई है। तो हिंदी ज़्यादा समझ में आता है। अगर हिंदी में कोई समझाएगा ज़्यादा समझ में आएगा, और अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा बोलेगा